उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है। संसद भवन में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और जो शाम 5 बजे तक चलेगी और आज शाम को ही नतीजे यानी परिणाम भी आ जाएंगे। और देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और यूपीए उम्मीदवार मार्गरेट अलवा मैदान में है। और खास बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव में गैर हाजिर रहने का फैसला लिया है। तो 10 बज चुके हैं, मतदान प्रक्रिया शुरू और आज शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा और आज ही परिणाम भी आ जाएंगे, यानी कि देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे, उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे, माफ करिए। धनखड़ पर एनडीए का ये दांव और अलवा यूपीए की उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद पर जीती थी मुर्मू और यशवंत सिन्हा की इसमें हार हुई थी और अब मुकाबला उपराष्ट्रपति के लिए है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ और यूपीए की तरफ से मार्गरेट अलवा में टक्कर। और इस पर और अपडेट हासिल करने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी का। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज का दिन काफी अहम, क्या अभी तैयारी, क्योंकि 10 बज चुके हैं और 10 बजे से मतदान शुरू होने वाली थी, क्या शुरू हो चुकी? देखिए, बिल्कुल मतदान की प्रक्रिया जो है आशुतोष वो शुरू हो चुकी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद भवन में पहुंच गए और अब से कुछ देर में जो है वो उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। आशुतोष, मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है उपराष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि 780 सांसदों को वोट करना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो है वो वोट करते हैं। और ऐसे में अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 394 सांसद हैं और मैजिक नंबर जो है वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वो 391 का है भारतीय जनता पार्टी और के पास। हिमांशु, तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान के लिए आ चुके हैं। देखिए तस्वीरें, और ये अपने आप में काफी अहम, और ये तस्वीर आप देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपको नजर आ रहे हैं, प्रहलाद जोशी भी उनके साथ और तमाम जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट, वो वहां पर उनकी उपस्थिति थी। मतदान के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 बज चुके हैं और टाइम के देखिए बिल्कुल पंक्चुअल, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है मतदान की प्रक्रिया, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि शुरू हो चुकी है। और देखिए ये कतार, जो तमाम देश के गणमान्य हैं, जो नेता हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी बारी का इंतजार। तो मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बीच जो तमाम सांसद हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, विधायक, और ये जो 780 वोट का एक्शन है आज देखना होगा, क्योंकि आज शक्ति परीक्षण है, देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने वाले हैं। और अब से थोड़ी देर के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर एंट्री हुई है और वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए हाथ हिलाकर और नमस्कार करके सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये तस्वीर, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में आज जगदीप धनखड़ वर्सेस मार्गरेट अलवा, यानी एनडीए वर्सेस यूपीए का ये मुकाबला। और अगर दोनों के प्रोफाइल पर नजर डाल ली जाए तो देखिए जरा, जगदीप धनखड़ एनडीए प्रत्याशी हैं, 1989 में पहली बार चुनकर आए थे, 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और उनकी ममता बनर्जी से तल्खियां जगजाहिर हैं। और इस बीच धनखड़ की समर्थक पार्टियों की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी है ही, जेडीयू, बीजेडी, वाईएसआरपी, बीएसपी, और कुल 770 वोट हैं। लेकिन समीकरण को थोड़ा हम समझने के लिए हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कौन सी पार्टी का किस तरफ स्टैंड है, जरा यह भी बता दीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, सबकी स्थिति अभी क्या है? देखिए, बिल्कुल एनडीए तो एकजुट है, साथ ही साथ जो है वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, टीडीपी, शिवसेना, अकाली दल और बीएसपी, वो एनडीए के जो उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, उनको वोट करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 391 वोट जो है वो जगदीप धनखड़ को चाहिए चुनाव जीतने के लिए, और उनके पास जो नंबर है वो 528 नंबर हो रहे हैं आशुतोष, मतलब कहीं हिसाब से देखा जाए। और उसमें बहुत से छोटे छोटे दल भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो है नागा पीपल फ्रंट है, साथ ही साथ नेशनल पीपल पार्टी है, जो सांगमा की पार्टी है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, ये वो छोटे छोटे दल है जो समर्थन दे रहे हैं। तो इन सब के अगर हम लोग देखा जाए, इन सबको जोड़कर देखा जाए तो 528 वोट जो है 780 वोट्स में से भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो एक तरीके से जगदीप धनखड़ जो है ये कहा जा सकता है कि अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मार्गरेट अलवा जो है, उनको चुनाव में जब उम्मीदवार बनाया गया था तब उनको मालूम था कि उनको हारना है अंक गणित के हिसाब से देखा जाए। लेकिन दूसरी चीज एक और है आशुतोष, देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जगदीप धनखड़। और मैं आपको एक रोचक जानकारी दे देता हूं कि राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो 5 लाख होती है
उपराष्ट्रपति, क्योंकि देश के अंदर दूसरे सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण पोस्ट पर होते हैं, लेकिन उनकी सैलरी नहीं होती है। उनकी सैलरी जो है वो राज्यसभा के सभापति के नाते उनको 4 लाख रुपए मिलती है, उपराष्ट्रपति के नाते उनको सैलरी नहीं होती है। एक तरीके से जो है राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अब हम दूसरी चीज और समझ लें कि ममता बनर्जी इस पूरे चुनाव में अपने आप को उन्होंने दूर रखा है। उनकी पार्टी के जो नहीं, तो इसको लेकर किस पर फर्क जाएगा, क्योंकि उनके पास 36 सांसद थे, 23 लोकसभा से और 13 राज्यसभा से, फर्क किस पर? मैं ये कहूं कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता, वाईएसआर, टीडीपी, अकाली दल, ममता बनर्जी, बीजेडी, अगर ये भी मार्गारेट अलवा के पक्ष में वोट करते तब भी भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो आराम से जीत जाता। उसमें एनडीए के सहयोगी दलों को अगर हम नहीं भी जोड़े तब भी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर ये चुनाव जीत सकती थी। ये तो विपक्ष की तरफ से मार्गारेट अलवा को जो है वो एक सिंबॉलिक तौर पर उतारा गया, क्योंकि विपक्ष ये नहीं चाहता था कि किसी तरीके का वॉकओवर जो है वो एनडीए के उम्मीदवार को मिले, और इसीलिए मार्गारेट अलवा का नाम जो है शरद पवार की तरफ से आ गया है। उसके बाद कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया। मतलब एक तरह से आंकड़ों को, समीकरण को, अंकगणित को देखते हुए ये सब कुछ कह सकते हैं कि मात्र एक औपचारिकता भर है और आदेश को उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। हिमांशु, आपका हम रुख कर रहे हैं। मिलन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। मिलन, आपके पास अभी क्या स्थिति है, किस तरह की अभी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्या गतिविधि आसपास? देखिए, अगर बात करें तो कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसके बाद तो हम कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के पास हैं, लेकिन मार्गारेट अलवा की जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, हिमांशु जी भी कह रहे हैं 26% वोट उनका एक्सपेक्टेड है इस वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। लेकिन जो पार्टीज हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट दिया है, जैसे कि हिमांशु जी ने बताया, शरद पवार की एनसीपी भी उनको सपोर्ट दे रही है, एमके स्टालिन की पार्टी भी डीएमके उनको सपोर्ट दे रही है, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल भी सपोर्ट दे रही है। तो एक वॉकओवर ना मिल पाए जगदीप धनखड़ को, जैसे हिमांशु जी बता रहे थे कि एक आसानी उनके लिए हो सकती है, क्योंकि उनका जो वोट शेयर प्रोजेक्टेड है आशुतोष, वो 70% से ज्यादा प्रोजेक्टेड है और मार्गारेट अलवा का हम 26% देख सकते हैं। तो बहुत ही अंतर होगा वोट में। क्या इसमें क्रॉस वोटिंग होगी? जिस तरीके से हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कई लोगों ने 17 से ज्यादा क्रॉस वोट हुए थे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। तो क्या इस वक्त ऐसा हो सकता है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन क्योंकि कांग्रेस चाहती थी या फिर विपक्षी पार्टियां चाहती थी कि एक कैंडिडेट जगदीप धनखड़ जी के सामने खड़ा किया जाए, इसलिए मार्गारेट अलवा को खड़ा किया गया। और इस बीच काफी मीटिंग्स भी हुई। पिछले 2-3 दिनों से आप देखेंगे कि लगातार मार्गारेट अलवा सबसे संपर्क में रही हैं, लेकिन आज देखना यह होगा जैसे ही वोटिंग शुरू होती है कि अंत में 7:30 बजे रिजल्ट्स किसकी तरफ होंगे। आशुतोष जी, मिलन, आप बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त ये जो तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं क्योंकि काफी अहम दिन, खास दिन देश के लिए, क्योंकि अब राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति की बारी है और आज देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं और इसके लिए ये पूरा रस्साकशी शुरू हो चुकी है। हिमांशु, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरह से मिलन बता रही थी क्रॉस वोटिंग की संभावना है, पिछली बार भी हमने राष्ट्रपति चुनाव में देखा था कि क्रॉस वोटिंग हुई थी, इस बार भी क्या कुछ माना जाए कि क्रॉस वोटिंग होगी जरूर? को जो है वो नकारा नहीं जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का मैनेजमेंट किया है उसके हिसाब से अगर हम देखें आशुतोष, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं हैं। पिछली बार जो मुझे जानकारी मिली थी उसमें कुछ कांग्रेस के 2 सांसदों ने और डीएमके के 3 सांसदों ने जो है वो क्रॉस वोट किया था। 15 क्रॉस वोट हुए थे और लगभग जो है 40 से ज्यादा विधायकों ने देश भर के अंदर क्रॉस वोट किए थे, जिसमें 25 तो जो है वो आसाम में थे और 15 एक जो है वो मध्य प्रदेश में थे। बाकी जगहों पे भी क्रॉस वोट हुए थे और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी जो है वो उनको जो उनकी विधायकों की संख्या उससे ज्यादा उनको 2 विधायकों के वोट मिले थे। तो उनका ये साफ साफ कहना था कि ये जो 2 ज्यादा वोट मिले थे वो उनको
टीएमसी की तरफ से के विधायकों के मिले थे। केरला में भी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के चुनाव में, उनको 1 वोट मिला था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि पिछली बार तो विधायकों ने भी क्रॉस वोट किया था, लेकिन इस बार उम्मीद उनको यही है कि कहीं ना कहीं इस बार जो उनका मैजिक नंबर से तो वैसे ही 70% से ज्यादा का उनका वोट शेयर है, लेकिन और हिमांशु थोड़ा दर्शकों को और समझाइए कि इसमें पार्टियां व्हिप भी जारी नहीं कर सकती, इसलिए कानूनी कार्रवाई या फिर पार्टी की तरफ से एक्शन का डर भी नहीं होता है इन नेताओं में, इसलिए क्रॉस वोटिंग भी कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा होता है कि इसमें पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल व्हिप जारी नहीं कर सकती, और इसीलिए यशवंत सिन्हा ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के लिए कहा था। और मार्गरेट अल्वा भी जो है लगातार न सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ बल्कि सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं या उनकी सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क कर रही हैं, और वो ये कह रही थी कि उनके पक्ष में वोट करें। तो मुझे अगर चुनाव के अंकगणित को देखें तो कहीं भी ये नहीं लगता कि मार्गरेट अल्वा जो है वो किसी तरीके से लड़ाई के अंदर है, क्योंकि जो वोट शेयर है वो बहुत ज्यादा अधिक है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत सकती है, उनको एनडीए के सहयोगी दलों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बड़ी चीज यही है कि अंतरात्मा की आवाज पर ये जो वोट है ना, ये व्हिप पर नहीं होता, ये अंतरात्मा की आवाज पर जो है सांसद वोट करते हैं। पार्टी लाइन से बाहर जाकर भी वोट होता है, और ये पहली बार नहीं होगा कि क्रॉस वोट होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है आशुतोष, जो सांसद जनता के वोटों पर चुनकर आते हैं, वो 18 से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनको वोट देने की बारी आती है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव था, हम सबने देखा कि 15 सांसदों के वोट जो हैं वो रद्द कर दिए गए, और लगभग जो है 70 से ज्यादा विधायकों के वोटों को रद्द किया गया था, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से वोट कास्ट किया था। तो कहीं ना कहीं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अंदर से लगता है कि एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए, और इसीलिए कल उन्होंने अपने सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। उसमें एक तरीके से डेमो दिया था कि किस तरीके से आपको वोट करना है। राष्ट्रपति के चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके से अपने सांसदों की बैठक बुलाई थी, और उसके बाद जो है एनडीए के सांसदों की भी बैठक बुलाई थी। हिमांशु, टीएमसी ने ऐलान किया है ममता बनर्जी की वो इसमें पार्टिसिपेट उनकी पार्टी नहीं करेगी, तो इसके 2 मायने जरा समझाइए। क्या एक तो कि मार्गरेट अल्वा से जिस तरह से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया वो नाराज बताई जा रही हैं, दूसरी तरफ क्या जगदीप धनखड़ की वजह से भी कुछ इसमें मामला है क्या? देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि मार्गरेट अल्वा के नाम से ममता बनर्जी को का कोई विरोध होगा ये नहीं कहा जा सकता। आप राष्ट्रपति चुनाव से अगर पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी अपने आप को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यानी कि यूपीए के दलों के साथ खड़े नहीं दिखना चाहती हैं। जब ममता बनर्जी ने ही पहल की थी कि विपक्षी दलों की बैठक बुलाई जाए और राष्ट्रपति का उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाए। 3 उम्मीदवारों ने मना किया था। शरद पवार की तरफ से मना किया गया था कि वो उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं। गोपाल कृष्ण गांधी ने मना किया था, वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं बनना चाहते विपक्ष की तरफ से। उसके बाद जो है यशवंत सिन्हा का नाम आया था। जब यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा हो गई, उसके बाद एनडीए की तरफ से जब द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा हुई, उस के बाद ममता बनर्जी की तरफ से बयान आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमसे पहले चर्चा की होती कि वो द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषणा करने जा रहे हैं तो हम द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन करते। तो कहीं ना कहीं लाइन पहले ही अभी पार्टिसिपेट ना करना, अपने सांसदों को अलग रखना और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना, इसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक मायने बहुत निकाले जाते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ का नाम घोषणा होने से पहले उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और जगदीप धनखड़ के साथ दार्जिलिंग के राजभवन में मुलाकात की थी। और उसके बाद ही जो है जगदीप धनखड़ के नाम को लेकर जो है एक तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। और जब नाम की घोषणा हुई और उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से ये घोषणा करना कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो है वो दूर रहेंगी, क्योंकि अपोजिशन ने उनके साथ जो है चर्चा नहीं की थी कि मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने से पहले। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश जो है वो बताता है कि ममता बनर्जी अब जरूर चाहेंगी कि मोदी सरकार के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते जो है वो मधुर हो जाए। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है, तो इन मुलाकातों के मायने यही हो सकते हैं। और चुनाव से दूर रहना कि देखिए जो हुआ वो छोड़ दीजिए, आइए हम नई शुरुआत करते हैं। और इस नई शुरुआत की जो सौगात के तौर पर जो है ममता बनर्जी ने इस चुनाव से दूर रहना ही वो उचित समझा।
और 36 सांसद है। मैं ये नहीं कह रहा कि 36 सांसद अगर मार्गारेट अल्वा के पक्ष में वोट करते तो मार्गारेट अल्वा जीत जाती, ऐसा नहीं होता। वोट शेयर जरूर बढ़ता, हार का अंतर जो है वो कम हो जाता। लेकिन इस तरीके के इन सब चीजों से दूर रहते हुए ममता बनर्जी ने जो है वो विपक्ष के साथ ना जाते हुए सरकार का एक तरीके से जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है समर्थन किया है आशुतोष, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो राजनीतिक खींचतान जो है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई देती थी, शायद कुछ कम नजर आए। ठीक है, एब्सेंट रहने का फैसला ले लिया है टीएमसी ने। क्या कोई और पार्टी है, कोई और नेता है जो जिन्होंने ये ऐलान किया है कि वो शामिल नहीं होंगे? मुझे अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी आशुतोष अभी तक नहीं मिली है। बाकी सब दल जो है वो वोट करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने जो विरोधी हैं उनमें कितनी सेंध लगा पाएगी, क्या राष्ट्रपति चुनाव की तरह सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत से सांसदों ने जो है पिछली बार क्रॉस वोट किया था, लेकिन कई सांसद ऐसे भी हैं जिनकी हेल्थ की वजह से वो शायद वोट ना कर पाए। पिछली बार 8 ऐसे सांसद थे जिन्होंने अपने हेल्थ ग्राउंड या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से जो है वो वोट कास्ट नहीं किया था। उसके लिए उन्होंने परमिशन भी ली थी। जो उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर थे यानी चुनाव अधिकारी थे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी, उनके से, और इस बार जो उपराष्ट्रपति के चुनाव अधिकारी हैं वो लोकसभा के जो महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, उनके अंडर कितने सांसदों ने जो है इस मतदान में भाग नहीं लेने के लिए कुछ कारण बताए हैं। अब से कुछ देर में वो पिक्चर भी जो है साफ हो जाएगी। क्या इस बार संख्या घटेगी या बढ़ेगी? जो सांसद वोट नहीं करने आए, ये थोड़ी देर में शायद साफ हो जाएगा। हाँ, बहुत लोग गैर हाजिर भी थे पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव में। बीजेडी का क्या स्टैंड है हिमांशु? राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो उन्होंने ऐलान किया था कि भाई हम एनडीए के साथ हैं, अभी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या उनका स्टैंड है? और साथ ही आम आदमी पार्टी की अगर बात कर ले, समाजवादी पार्टी के, उनका स्टैंड क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वो मार्गारेट अल्वा को समर्थन किया जा रहा है। बीजेडी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था जिस दिन जगदीप धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया था। बीजेडी की तरफ से साफ कहा गया था कि हम जगदीप धनखड़ का समर्थन करते हैं क्योंकि वो देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, और जो ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं पहले ओबीसी। तो कहीं ना कहीं बीजेडी ने खुले तौर पर समर्थन किया, वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है। यहां तक कि माफ कीजिएगा, मायावती ने भी जो है वो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन किया। शिवसेना के जो शिंदे ग्रुप है उनके सांसदों ने भी जो है वो समर्थन दिया है जगदीप धनखड़ को। अकाली दल ने भी समर्थन दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि ना सिर्फ एनडीए बल्कि कुछ अन्य दल जो यूपीए के साथ नहीं है वो खुद से जो है वो अब एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनका समर्थन करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके की तरफ से भी जो है वो समर्थन की घोषणा की गई है जगदीप धनखड़ के नाम को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही जो है वो स्ट्रेटेजी बना ली थी, नंबर्स गेम को समझ लिया था, और इसीलिए उन्होंने इस पर ज्यादा वर्किंग करना उचित समझा कि जो यूपीए और एनडीए में दल नहीं है उनको कैसे साथ लाया जाए। उसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए किस तरह से उन्होंने वोट अपना डाल दिया और किस तरह से मुस्कान के साथ निकल रहे हैं, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पीएम ने मतदान कर दिया है, लिखा हुआ है भारत की उपराष्ट्रपति के लिए मतदान। देखिए जो मतपेटी है उनमें उन्होंने अपना मत डाल दिया है। और ये एक तस्वीर। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जरा एक और दिलचस्प सवाल है, बताइएगा, जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में हरे कलम का और गुलाबी कलम का इस्तेमाल किया जाता है सांसदों और विधायकों की तरफ से, इसमें क्या इस्तेमाल होगा? बताइए जरा। इसमें एक ही कलम का इस्तेमाल होगा आशुतोष। हाँ। इसमें क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में विधायक जो हैं एमएलए वोट करते हैं और सांसद वोट करते हैं, क्योंकि उनकी वोटों की वैल्यूज अलग अलग होती है। हर स्टेट के एमएलए की वैल्यू जो है वहां के स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली तय की जाती है, जैसा मैंने पहले भी बताया था राष्ट्रपति चुनाव में। इसीलिए उसमें 2 पेन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हरे कलर का जो पेन है वो सांसद इस्तेमाल करते हैं और पिंक यानी गुलाबी कलर के पेन का इस्तेमाल जो है वो विधायक करते हैं। यहाँ पर एक ही पेन का इस्तेमाल होना है और वो मुझे लगता है कि ब्लू होगा या नॉर्मल उस पे मोहर के लिए भी होगा। ये सारी प्रोसेस क्योंकि, और मैं एक और चीज दिलचस्प चीज बता देता हूँ। राष्ट्रपति चुनाव में हमको जब वोटों की गिनती शुरू हुई थी 18 तारीख को जो है मतदान हुआ था और 21 तारीख को जो है मतगणना हुई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि 780 ही वोट पड़ने हैं। ऐसे में
10 बजे से 5 बजे तक जो है वो मतदान होगा और 5 से 6 के बीच में जो है मतगणना हो जाएगी और मुझे लगता है कि 6:15 बजे के करीब ये घोषणा हो जाएगी कि कौन अगला देश का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि महज औपचारिकताएं हैं, जगदीप धनखड़ जो है वो देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। जी हां, जगदीप धनखड़ के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाल दिया है और संसद भवन में सुबह 10 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो आज शाम 5 बजे तक चलने वाली है और आज ही शाम को नतीजे भी, परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़, जबकि यूपीए की तरफ से मार्गरेट अल्वा मैदान में है। और खास बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव में गैर हाजिर रहने का फैसला लिया है। उनके पास 36 सांसदों का दमखम था। एक 3 तस्वीरों को देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव, मतदान प्रक्रिया जारी है, पीएम ने मतदान कर दिया है। अब धनखड़ वर्सेस अल्वा का ये चुनावी जंग है, लेकिन समीकरणों के मुताबिक, अंकगणित जो कहते हैं उसके मुताबिक एनडीए की जीत तय मानी जा रही है, यानी कि जगदीप धनखड़ के पक्ष में मतदान है। देखिए किस तरह से मंत्रियों ने अपने वोट डाले, प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट किया, वो तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें और सेंटर में पीएम, प्रधानमंत्री ने मतदान किया और वहीं ऊपर मार्गरेट अल्वा आपको नजर आ रही हैं और जगदीप धनखड़, और एनडीए के लिए पीएम ने वोट कास्ट कर दिया है। तो लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर कुल 780 सांसद हैं जो मतदान प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ, हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, क्या अभी अपडेट दर्शकों को आप बताएंगे, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, आज उपराष्ट्रपति आज देश को नए मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। देखिए 10 बजे से मतदान चालू होना था, चालू हो चुका है, 5 बजे तक मतदान चलेगा और आज लगभग ऐसा लगता है कि शाम को 7:30-8 बजे तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। देखिए अगर आंकड़ों की बात करें आशुतोष, तो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि जगदीप धनखड़ जो कि पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, वो क्लियर मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन मार्गरेट अल्वा जिन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप को एक इंटरव्यू में भी ये कहा था कि उनको भी लग रहा है कि जो मार्जिन रहेगा वो बहुत कम रहेगा। उम्मीद ज्यादा जीतने की इस समय तो नहीं लग रही है अगर आंकड़ों को देखें, लेकिन फिर भी ये जो टक्कर है ये महत्वपूर्ण रहेगी। हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस भी, जो धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था कल, तो ऑपोजिशन भी एकजुटता होने का जो एक कोशिश कर रही है कि दिखा सके कि वो भी एकजुट है। 10 बजे से जो शुरू होना था वो शुरू हो चुका है आशुतोष, और लगभग 5 बजे तक मतदान चलेगा और रात को 7, 7:30 या 8 बजे तक आज रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अपोजिशन एकता किस तरह से दिखा रही है? देखिए टीएमसी तो एब्सेंट रहने का उन्होंने फैसला ले लिया, 36 सांसद उनके पास हैं, तो फिर तो मत एक साथ नहीं हो रहा है। ये हमने देखा था जब राष्ट्रपति का नाम जी जब सामने आया था, उसके अंदर भी हमें दिख रहा था कि किस तरीके से क्रैक्स थे ऑपोजिशन में, और यही जो है इस समय भी देखने को मिल रहा है। लगभग 18 ऑपोजिशन पार्टीज मार्गरेट अल्वा के पीछे खड़ी हैं, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने भी देखिए जो धरना प्रदर्शन किया वो अपने लिए नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि हम जीएसटी, इन्फ्लेशन, इन सब चीजों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि पूरी जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो एक मत हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं या तो किसी के नाम को लेकर या किसी एक मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है कि ऑपोजिशन एकमत नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट है मार्गरेट अल्वा, उनका ये कहना है कि उनको पूरी उम्मीद है कि जितने वोट उनको मिलने थे उतने वोट उन्हें जरूर मिलेंगे। पिछली बार वेंकैया नायडू जो जीते थे वो 516 वोट से जीते थे, अब की बार कोशिश होगी कि कम से कम 515-516 वोट एनडीए की किटी में गिरे। आशुतोष। बिल्कुल ऐश्वर्या, निश्चित तौर पर उम्मीद यही की जा रही है कि सब कुछ समीकरण तो अब दिख रहा है कि एनडीए के खेमे में है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हर चुनाव में, चाहे राष्ट्रपति चुनाव या उपराष्ट्रपति चुनाव, कुछ ना कुछ इतिहास बनता है और कुछ इतिहास लिखे जाते हैं। इस बार क्या आपको दिलचस्प नजर आ रहा है इन दोनों चुनाव में? देखिए एक इतिहास जो मैं आपको बता दूं कि देश को पहला ओबीसी उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है, क्योंकि अंगगणित जो है वो जगदीप धनखड़ के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं अब देश को पहला ओबीसी जो है वो उपराष्ट्रपति मिलने जाएगा। अंगगणित जैसे ऐश्वर्या बता भी रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि पिछली बार से ज्यादा मत जो हैं वो मिले, क्योंकि पिछली बार वेंकैया नायडू जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे उनको 515 वोट मिले थे।
इस बार अंगणित थोड़ा सा डिफरेंट है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो अंगणित के हिसाब से अगर देखें तो 528 मत जो है अभी तक है। अब वो कितने विपक्षी सांसदों को अपने साथ ला पाती हैं जो यूपीए के साथ है इस वक्त, तो उसमें भी क्या सेंध लगाएगी? अगर ऐसी सेंध भारतीय जनता पार्टी लगाएगी जैसी राष्ट्रपति चुनाव के अंदर सेंध लगाई गई थी, तो कहीं ना कहीं जीत का जो अंतर है वो और बढ़ जाएगा। और मार्गरेट अल्वा, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं कि जब उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था तो आशुतोष में उसके लिए हम सब जानते हैं कि हिंदी में मुहावरा है, उनको बलि के बकरे के रूप में ही प्रोजेक्ट किया गया था। उनको पता था कि वो चुनाव हार जाएंगी, अंगणित उनके साथ नहीं है, इसीलिए महज जो है एक अपोजिशन दिखाई दे, सिंबॉलिक तौर पर जो है उनको उम्मीदवार बनाया। मतलब हिमांशु, औपचारिकता एक मानी जाए, जिस तरह से समीकरण और जिस तरह से अंकगणित समीकरण आप कह रहे हैं कि वो एनडीए के पक्ष में है, तो इसको क्या औपचारिकता मात्र ही समझा जाए? बिल्कुल औपचारिकता मात्र समझा जाए, क्योंकि 780 वोट पड़ने हैं और मैजिक नंबर जो है वो 391 का है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो सांसदों की संख्या है खुद की अकेले दम पर वो 394 है। तो ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 3 मत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसके अलावा उनके साथ जो है एनडीए के सहयोगी दल है, जिसमें शिवसेना के शिंदे ग्रुप है, जेडीयू है, एलजेपी है, ये तो उसके साथ सहयोगी दल है, असम गण परिषद है, बीपीटीएफ है, ये उनके सहयोगी दल है। अगर इन सब की संख्या जोड़ दी जाए तो 450 से ज्यादा पड़ती है। और उसके बाद जो है वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, अकाली दल, मायावती, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, एनपीपी जो है वो उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जो जीत का आंकड़ा है वो पिछली बार से ज्यादा बड़ा होगा। और ये सिर्फ महज औपचारिकताओं के लिए जो है ये कह सकते हैं कि मतदान हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस इसमें जो है वॉकओवर नहीं देना चाहती थी एनडीए के उम्मीदवार को, और इसीलिए जो है मार्गरेट अल्वा को आगे करके चुनाव लड़ा गया। और मार्गरेट अल्वा भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस चुनाव में उनको जीत नहीं मिलेगी, और इसीलिए वो तमाम नेताओं के साथ बातचीत भी कर रही है। लेकिन चाहे वो एनडीए के घटक दल हो या जिस तरह से ऐश्वर्या, मार्गरेट अल्वा ने कहा कि बहुत नजदीकी मामला रहेगा, तो कहीं से तो उनको उम्मीद, विश्वास, भरोसा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी उनके पक्ष में? देखिए, क्रॉस वोटिंग हो जाएगी ऐसा भारतीय जनता पार्टी तो सोच सकती है, क्योंकि हमने देखा था जब राष्ट्रपति का चुनाव भी था तो जब रिजल्ट आने वाला था तब ये स्पष्ट हो गया था कि कई सारे विपक्षी पार्टियों के एमएलएज, एमपीज ने भी जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके लिए वोट किया था। तो ऐसा हो सकता है कि मार्गरेट अल्वा जो है, देखिए कई बार जैसे कि हिमांशु बता रहे थे अभी कि कहीं ना कहीं बलि का बकरा जो होता है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जानती हो, लेकिन देखिए हर कोई ये जानना चाहेगा और हर कोई, अगर हम और आप भी कोई चुनाव लड़े तो हम चाहेंगे कि हम ये सोचे कि हम जीत जाएंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो वो तो साफ साफ जो है जगदीप धनखड़ के खेमे के अंदर हैं, लेकिन मार्गरेट अल्वा का ये कहना था और मानना था कि हो सकता है कि मार्जिन उतनी ज्यादा ना हो जितना कि लोग अभी इस समय सोच रहे हैं। देखिए, स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ रात को 7:30-8 बजे तक, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि जो खेमा है वो जगदीप धनखड़, एनडीए का इस समय काफी मजबूत है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पालीवाल इस खबर पर दर्शकों को अपडेट साझा करने के लिए। हिमांशु, आप जुड़े, तफसील से पूरी खबर को बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना कर रखें। खबरों में बढ़ेंगे आगे और महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि वर्षा राउत की अगर बात करें तो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज उनको 11 बजे तलब किया गया था, बुलाया गया था। संजय राउत की पत्नी है वर्षा राउत, और पूरा जो ये मामला है, पात्राचाल जो घोटाला है, उसको लेकर उनकी पेशी है, पूछताछ उनसे होगी। और बहुत मुनासिब है कि संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ ईडी करे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मुंबई का। देव कोटक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देव, इस वक्त क्या जानकारी, क्या खबर है? जी, आपको विजुअल्स पहले तो दिखा देना चाहेंगे। ये लाइव विजुअल्स है। ये जो सारा पुलिस बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये अभी 5 मिनट पहले ही किया गया है। यहाँ संजय राउत के छोटे भाई सुनील राउत और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत, जो कि एक को अक्यूज के तौर पे भी लिखा गया है, उनका नाम इस केस में, पत्राचाल के केस में आया है, क्योंकि उन्होंने भी 1.5 करोड़ से ज्यादा के जो इनकम है और ट्रांजैक्शन है वो अपने अकाउंट में रिसीव किए थे। इसी की पूछताछ को लेकर उन्हें आज ईडी ऑफिस में समन किया गया है। अगर आपको लेफ्ट में दिखा दे, वहां सीआईएसएफ के जवान भी तैनात है। इसी बिल्डिंग में, इसी एंट्रेंस पर वर्षा राउत को भी जाना होगा। वो कुछ 5-6 मिनट पहले ही आई है, बस ऊपर जाने का वो अभी थोड़ी समय में करेंगे। उन्हें 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो आधा घंटा पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन फिलहाल वो गाड़ी से नहीं उतरे हैं। लेकिन ये जो पतराचौल वाला केस है, जैसे कि मैंने बताया आपको साफ तौर पर कि उन्होंने तकरीबन 1.8 CR के आसपास का जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट में लिया था। ये जो एंट्री क्रेडिट हुई है इसी को लेकर पूछताछ करेगी आज ईडी, और कहां से ये जो आया है, क्योंकि टोटल जो कोर्ट में लास्ट टाइम भी सिद्ध हुआ था जिसके कारण संजय राउत जी की कस्टडी बढ़ाई गई, वहां पर ईडी की टीम ने और उनके लॉयर्स ने ये बताया था कि जो 2.25 करोड़ के अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन है जिसका कोई हिसाब नहीं है ये, और फ्रेश एंट्री आई है, तो तरह तरह के जो आरोप है वो आते जा रहे हैं। फ्रेश ट्रांजैक्शंस दिखाए जा रहे हैं संजय राउत के अकाउंट में और उनकी वाइफ के अकाउंट में भी। ईडी सूत्र क्या बता रहे हैं? अभी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब करे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम। जी, वैसे प्रयत्न तो इसी का होगा पूरी तरह से कि दोनों हस्बैंड और वाइफ को, पति पत्नी को सामने सामने बिठाकर पूछताछ करे ताकि क्रॉस चेक कर सके कि अगर कोई झूठ भी बोल रहा है या कोई ट्रांजैक्शन छुपाने का प्रयास भी कर रहा है तो ऐसी कोई संभावना न हो। उसी के कारण उन्होंने ईडी ने पति पत्नी को अपने दोनों जो क्या स्टेटमेंट्स है वो वेरीफाई करने का समय भी नहीं दिया है। अचानक से उनको सीधा ले आए ताकि संजय राउत के सामने बिठा सके, तो कुछ भी उसमें जो लूप होल्स हो वो साफ तौर पर पकड़े जा सके और ईडी को कहीं ना कहीं जांच पड़ताल में एक तरीके से आसानी हो सकती है, ताकि पता भी चल पाए कि कोई अगर झूठ भी बोल रहा है या उनसे कुछ ट्रांजैक्शन छुपाने का प्रयास कर रहा है तो ऐसी कोई संभावना ना है। इसीलिए उन्हें एक ही रूम में एक दूसरे के सामने सामने बिठाकर क्रॉस चेकिंग की जाएगी और वो इसी बिल्डिंग में यहाँ पर होगा। ये एक दिन के बाद आता है जहां संजय राउत ने आरोप लगाया था कि मुझे बिना एसी की रूम में रखा जा रहा है, वहां कुछ खिड़की भी नहीं है, और ईडी ने कोर्ट को साफ तौर पर यह भी बात बताई कि संजय राउत जी जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे साफ तौर पर, और जिस तरह के सवाल हम पूछ रहे उनका जवाब हमें मिल नहीं रहा है। अंग्रेजी में अगर कहे तो ही इज बीइंग इवेसिव, तो वो अलग अलग तरह के जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो सवालों का जवाब मांग रही है ईडी उन्हें साफ तौर पर अभी तक नहीं मिल पाया है। चूंकि संजय राउत अभी हिरासत में है, कस्टडी में है, लेकिन उनकी पत्नी वर्षा राउत अभी बाहर है, तो क्या उनका कुछ बयान सामने आया, कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया इसको लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर? नहीं, वर्षा राउत जी ने अभी भी मीडिया के सामने किसी किस्म का स्टेटमेंट इश्यू नहीं किया है, ना किसी किस्म की टिप्पणी भी दी है। ये उनका पहला मीडिया इंटरेक्शन होगा। अगर वो आज बोलेंगे तो वहां पर जो सफेद गाड़ी की तरफ अगर हम पैन कर सकते हैं, राजू दिखा सकते हैं, बिल्कुल तस्वीरों को दिखाइए। तो वहां पर वर्षा राउत जी आए हैं। वो जैसे कि मैंने बताया जी, जैसे कि मैंने बताया कि वो अभी गाड़ी से उतरे नहीं है। कुछ ही समय में वहां आप देख पा रहे हैं, बस ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उन्हें जो टाइम पे समन किया गया था उसके आधे घंटे पहले ही वो यहाँ पर पहुंच गई है। कहीं ना कहीं पता नहीं एक गुडविल जेस्चर बनाने का प्रयास है या क्या, लेकिन वो मीडिया से 100% तो नहीं कह सकते कि आज इंटरेक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन राजू को अगर दिखा दे कि वो पिंक शर्ट में जो है वो संजय राउत जी के छोटे भाई है सुनील राउत, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और जो हाथ में जो चोट लगी हुई लेडीज है वो है वर्षा राउत, वो अभी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। उन्होंने अभी तक प्रेस के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं किया है, लेकिन आज का स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के बाद शायद ऐसी हम संभावना रख सकते हैं कि वो मीडिया में कुछ स्टेटमेंट जारी करे, और कहीं ना कहीं ये उनका आज पहला स्टेटमेंट होगा संजय राउत के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद। तो इस तरह की सूचना हमें मिल रही है, लेकिन जो आगे की डिटेल्स मिलती रहेगी वो हम जरूर आप तक सामना में इसको लेकर तो कुछ नहीं लिखा, क्योंकि हर बड़ी बात पर सामना में तुरंत तंज किया जाता है। जल्दी से बताएं। जी, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि सामना शायद शांत सा पड़ गया है, क्योंकि संजय राउत जैसे जो उनके एडिटर इन चीफ थे, उनके कहीं ना कहीं अंदर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोगों का लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, और जो पहले जो तीखा और फड़कता लिखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फिलहाल आपका सवाल का जवाब देने के लिए नहीं लिखा गया अभी तक। बहुत शुक्रिया देव।